नमस्कार। मैं डॉक्टर सरवण सैनी, सहायकाचार्य राजकीय महाविद्यालय नवलगढ़। आज की क्लास में अपन चर्चा करेंगे ब्रिटिश संसद पर। ब्रिटिश संविधान को संविधानों का जनक माना जाता है और ब्रिटिश संसद को संसदों की जननी माना जाता है। यानी ब्रिटेन का संविधान दुनिया का सबसे प्राचीन संविधान है और ब्रिटेन की संसद दुनिया की सबसे प्राचीन संसद है। दुनिया में सबसे पहले संसद की स्थापना ब्रिटेन में हुई और ब्रिटेन से ही सारी दुनिया ने इस सिस्टम को ग्रहण किया है। और ब्रिटिश संसद जो है वो निर्मित नहीं बल्कि विकसित है। जैसा कि मैंने पूर्व के वीडियो में बताया था कि ब्रिटिश संविधान निर्मित नहीं बल्कि विकसित है, तो वहाँ की अधिकांश संवैधानिक संस्थाएं भी विकसित हैं। और ब्रिटिश संसद के विकास की जो प्रक्रिया है वो 13वीं शताब्दी में से है वो मानी जाती है। 13वीं शताब्दी में कुछ राजाओं ने आर्थिक प्रस्तावों पर जनता की राय जानने के लिए पहली बार लोगों की एक सभा बुलाई। उन सभाओं को ही पार्लियामेंट है वो कहा गया। प्रारंभ में ये जो पार्लियामेंट है, ये जो संसद है, वो कुछ विशेष अवसरों पर बुलाई जाती थी। ये नियमित नहीं थी, लेकिन बाद में कालांतर में ये नियमित हो गई। और राजा जो सभाएं बुलाता था, जो पार्लियामेंट बुलाता था, उसमें दो तरह के लोग आते थे। कुछ कुलीन और संपन्न वर्ग के लोग आते थे, कुछ सामान्य लोग और नगरों के प्रतिनिधि आते थे। कुलीन वर्ग अलग तरफ बैठते थे, सामान्य लोग अलग तरफ है वो बैठते थे। तो जिस तरफ कुलीन लोग बैठते थे उसी को हाउस ऑफ लॉर्ड यानी लोक सभा कहा गया, और जिधर सामान्य लोग और नगरों के प्रतिनिधि बैठते थे उसे ही हाउस ऑफ कॉमन्स यानी कॉमन सभा है वो कहा गया। इस प्रकार ब्रिटिश संसद है वो द्विसदनीय है वो बन गई। प्रारंभ में हाउस ऑफ कॉमन्स यानी ब्रिटिश संसद का उच्च सदन वह शक्तिशाली होता था, ज़्यादा शक्तियाँ उसके पास होती थी। हाउस ऑफ कॉमन्स यानी ब्रिटिश संसद का निम्न सदन यह शक्तिहीन होता था। लेकिन ब्रिटेन में जैसे जैसे लोकतंत्र का विकास हुआ वैसे वैसे वहाँ जो है लॉर्ड सभा की शक्तियाँ कम होती गई और कॉमन सभा की शक्तियों में धीरे धीरे वृद्धि है वो होती गई। तो इस प्रकार वहाँ धीरे धीरे जो कालांतर में है वो ब्रिटिश संसद का विकास है वो हुआ। और 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के बाद ब्रिटेन में संसद संप्रभु बन गई और संसद ही वहाँ सर्वोच्च है वो बन गई। ब्रिटेन में आज संसद ही संप्रभु है और ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता की स्थिति है वो वहाँ लागू है। अब प्रश्न उठता है कि संसदीय सर्वोच्चता क्या होती है। संसदीय सर्वोच्चता का मतलब ये है कि ब्रिटेन में संसद के निर्णय ही सर्वोपरि होते हैं, संसद के निर्णय वहाँ अंतिम होते हैं। वहाँ कोई भी व्यक्ति और कोई भी संस्था संसद के द्वारा लिए गए निर्णयों को बदल नहीं सकता, उस पर रोक नहीं लगा सकता। यही स्थिति संसदीय सर्वोच्चता की स्थिति है वो कहलाती है। ब्रिटेन में संसद के द्वारा बनाए गए कानून हैं वो अंतिम होते हैं। ब्रिटेन की संसद किसी भी विषय पर किसी भी प्रकार का कानून बना सकती है। उसकी कानून निर्माण की असीमित शक्तियाँ उसको प्राप्त हैं। वह संविधान में बड़े से बड़ा संशोधन कर सकती है, कोई भी परिवर्तन है वो कर सकती है। और संसद के द्वारा किए गए विधायी कार्यों की वहाँ कोई भी संस्था और कोई भी व्यक्ति समीक्षा नहीं कर सकता। न तो वहाँ का सम्राट रोक सकता है और न वहाँ की न्यायपालिका संसद के द्वारा किए गए कार्यों पर रोक लगा सकती है या वह समीक्षा भी नहीं कर सकती। ये जो स्थिति है, इसी स्थिति को संसदीय सर्वोच्चता या संसदीय संप्रभुता की स्थिति है वो कहा जाता है। और ब्रिटिश संसद की इस कानून निर्माण की असीमित शक्ति या सर्वोच्चता के आधार पर ही डी लोम ने कहा है कि ब्रिटिश संसद सब कुछ कर सकती है। वह स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अतिरिक्त सब कुछ है वो कर सकती है। अब बात करते हैं ब्रिटिश संसद के विभिन्न सदनों की या ब्रिटिश संसद के संगठन की।
या रचना की। ब्रिटिश संसद 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। पहला है ब्रिटेन का सम्राट, फिर जो है संसद का निम्न सदन हाउस ऑफ कॉमन्स, फिर संसद का उच्च सदन हाउस ऑफ लॉर्ड। तो पहले अपन बात करेंगे ब्रिटिश संसद के निम्न सदन यानी हाउस ऑफ कॉमन्स, और उसको कॉमन सभा भी है वो कहा जाता है। तो कॉमन सभा ब्रिटिश संसद का निम्न सदन है और यही दोनों सदनों में एक शक्तिशाली सदन है। ब्रिटिश संसद के दोनों सदनों में कॉमन सभा शक्तिशाली है और कॉमन सभा इतना शक्तिशाली है कि उसे पूरी दुनिया के निम्न सदनों की यदि अपन तुलना करते हैं तो ब्रिटिश कॉमन सभा को जो है दुनिया का सबसे शक्तिशाली निम्न सदन है वो माना जाता है। और ब्रिटिश लोक सभा इतना दुर्बल या शक्तिहीन है कि उसको पूरी दुनिया का सबसे दुर्बल जो है उच्च सदन है वो माना जाता है। अभी मैंने आपको बात बताई कि ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, तो संसद की सर्वोच्चता का अर्थ जो है वो वास्तव में कॉमन सभा की ही सर्वोच्चता है, क्योंकि संसद की शक्तियों का जो प्रयोग है वो कॉमन सभा ही करती है। लोक सभा एक शक्तिहीन सदन है वो होता है। अब बात करते हैं कॉमन सभा की रचना की। कॉमन सभा में कुल 650 सदस्य होते हैं जिनका निर्वाचन सामान्य बहुमत प्रणाली के आधार पर होता है। ब्रिटेन में प्रत्येक 75,000 की आबादी पर कॉमन सभा का एक सदस्य वो चुना जाता है। चुनाव सामान्य बहुमत प्रणाली के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। 1928 में वहाँ वयस्क मताधिकार लागू हुआ। 1928 में ही ब्रिटेन में पहली बार महिलाओं को मताधिकार है वो प्राप्त हुआ। अब बात करते हैं कॉमन सभा के सदस्यों की योग्यता, यानी कौन व्यक्ति कॉमन सभा की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ सकता है। पहली योग्यता कि वह ब्रिटेन का नागरिक हो। दूसरी, उसकी आयु 21 वर्ष से अधिक हो। तीसरी, वह किसी भी राजकीय पद पर न हो। और चौथी है वह ब्रिटेन के प्रति निष्ठा की शपथ लेने के लिए तैयार हो। ब्रिटेन में परंपरानुसार कॉमन सभा की सदस्यता के लिए कुछ अयोग्यताएं भी हैं, यानी कुछ लोग जो हैं वो कॉमन सभा के सदस्यता के लिए अयोग्य माने जाते हैं। कौन से होते हैं वो? एक तो कोई नाबालिग, नगरों का मेयर, कोई पादरी और सरकारी कर्मचारी, ये सब कॉमन सभा की सदस्यता के लिए अयोग्य माने जाते हैं। अगला है सदस्यों के विशेषाधिकार। ब्रिटिश कॉमन सभा के सदस्यों के 2 मुख्यतः विशेषाधिकार प्राप्त हैं। पहला है सदन में भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता, यानी सदन में बोलने की, अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता उनको होती है। सदन में कही गई किसी भी बात के आधार पर किसी भी तरह का मानहानि का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। दूसरा विशेषाधिकार है सामूहिक तौर पर सम्राट से मिलने का अधिकार। अब सदन का कार्यकाल, कॉमन सभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, लेकिन प्रधानमंत्री के परामर्श पर ब्रिटेन का सम्राट उसको उससे पहले भी भंग है वो कर सकता है। अब बात करते हैं अधिवेशन की। तो अधिवेशन दोनों सदनों का एक साथ होता है। कॉमन सभा और लोक सभा का अलग अलग अधिवेशन नहीं होता। और अधिवेशन बुलाने की परंपरा है कि वर्ष में एक बार संसद का अधिवेशन बुलाना अनिवार्य होता है। अब है गणपूर्ति। गणपूर्ति यानी सदन की कार्यवाही चलाने के लिए सदस्यों की उपस्थिति की न्यूनतम सीमा। और कॉमन सभा के लिए गणपूर्ति की सीमा है 40 सदस्य, यानी 40 सदस्य सदन में उपस्थित होंगे तभी सदन की कार्यवाही है वो चलाई जाएगी। अब सदन का अध्यक्ष, कॉमन सभा का जो अध्यक्ष होता है उसको स्पीकर कहा जाता है। और ब्रिटेन में 1336 में पहला स्पीकर नियुक्त हुआ जिसका नाम था थॉमस हंगरफोर्ड। ब्रिटेन में ये परंपरा है कि वहाँ कोई भी स्पीकर का जब निर्वाचन होता है
स्पीकर का निर्वाचन सदन स्वयं करता है और स्पीकर का निर्वाचन होने के बाद स्पीकर जो है वो अपने आप को दलगत राजनीति से अलग कर लेता है, अपने दल की सदस्यता को त्याग देता है और वह राजनीतिक दृष्टि से निष्पक्ष है वो हो जाता है। इसलिए वहाँ स्पीकर का चुनाव जो है वो वहाँ सर्वसम्मति से है वो होता है। और चूंकि स्पीकर राजनीतिक दृष्टि से निष्पक्ष होता है इसलिए वहाँ प्रत्येक आम चुनाव के बाद स्पीकर को बदला नहीं जाता। पुराना स्पीकर जब तक स्पीकर के पद पर कार्य करने के लिए तैयार रहता है, इच्छुक रहता है, तब तक पुराने स्पीकर का ही पुनः निर्वाचन होता रहता है। इसीलिए वहाँ स्पीकर के बारे में कहा जाता है कि एक बार का स्पीकर सदा के लिए स्पीकर। अब बात करते हैं स्पीकर के कार्यों की कि कॉमन सभा का स्पीकर क्या क्या कार्य करता है। चूंकि वह कॉमन सभा का अध्यक्ष होता है इसलिए उसका पहला काम होता है सदन की कार्रवाई का संचालन करना। तो वह सदन की कार्रवाई का संचालन करता है, सदन में वाद विवाद को नियंत्रित करता है, सदन में अनुशासन को बनाए रखता है और अनुशासनहीनता करने वाले सदस्यों को दंडित करने का काम भी वह करता है। सदन की कार्रवाई के संचालन के स्पष्ट नियम होते हैं और जहां कोई नियम स्पष्ट नहीं होते हैं तो उस नियम की व्याख्या का काम भी स्पीकर करता है। स्पीकर सामान्य परिस्थितियों में मतदान नहीं करता, लेकिन यदि कभी अनिर्णय की स्थिति होती है तो उस स्थिति में स्पीकर है वो अपना निर्णायक वोट है वो देता है और कोई वित्त विधेयक है या नहीं उसको प्रमाणित करने का काम भी स्पीकर ही है वो करता है। कॉमन सभा की अनेक समितियां होती हैं, उन समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति भी स्पीकर ही है वो करता है। तो ये है कॉमन सभा के स्पीकर के कार्य। अब बात करते हैं ब्रिटिश संसद के उच्च सदन की। ब्रिटिश संसद के उच्च सदन को हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी लॉर्ड सभा कहा जाता है और ब्रिटेन की लॉर्ड सभा है, दोनों सदनों की यदि तुलना करें तो वो एक शक्तिहीन सदन है और इसकी विशेष बात यह है कि यह एक अलोकतांत्रिक सदन है। इसके किसी भी सदस्य का निर्वाचन जनता के द्वारा नहीं होता। इसके 3 तरह के सदस्य है वो होते हैं। इसके कुछ सदस्य जो हैं वो वंशानुगत आधार पर सदस्यता पाते हैं। प्राय राज परिवार के जो सदस्य होते हैं वो इसके वंशानुगत सदस्य होते हैं और वंश परंपरा के आधार पर इसकी सदस्यता को ग्रहण करते हैं। और ये जो वंशानुगत सदस्य होते हैं ये प्राय सदन की कार्रवाई में कम ही रुचि रखते हैं। इसकी सदस्यता की दूसरी श्रेणी है आजीवन सदस्य। लाइफ पीरियड एक्ट 1958 के मत द्वारा आजीवन सदस्यता का प्रावधान है वो किया गया। ब्रिटेन में सामाजिक, राजनीतिक और वैज्ञानिक और साहित्यिक क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले व्यक्तियों को जो है सम्राट के द्वारा लॉर्ड सभा का आजीवन सदस्य नियुक्त है वो किया जाता है और 1958 से ही इस सदस्यता का प्रावधान लाइफ पीरियड एक्ट 1958 के द्वारा किया गया और इसी अधिनियम के द्वारा लॉर्ड सभा में पहली बार महिलाओं को सदस्यता ग्रहण करने का अधिकार है वो दिया गया। वर्तमान में 561 के लगभग जो है आजीवन सदस्य लॉर्ड सभा के हैं और लॉर्ड सभा की कार्रवाई में ये जो आजीवन सदस्य हैं यही मुख्यतः भाग लेते हैं, यही इसकी कार्रवाई में रुचि रखते हैं। लॉर्ड सभा की सदस्यता की तीसरी जो श्रेणी है उनको कहते हैं आध्यात्मिक लॉर्ड। चर्च ऑफ इंग्लैंड के 26 बिशप यानी पादरी जो हैं वो लॉर्ड सभा के सदस्य होते हैं जिन्हें आध्यात्मिक लॉर्ड कहा जाता है। ये प्राय लॉर्ड सभा की कार्रवाई में भाग नहीं लेते और न इसकी कार्रवाई में किसी प्रकार की रुचि रखते हैं। तो इस प्रकार लॉर्ड सभा में ये 3 तरह के सदस्य वो होते हैं। अब बात करते हैं लॉर्ड सभा के सदस्यों के विशेषाधिकार। पहला विशेषाधिकार है भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता। दूसरा विशेषाधिकार है अधिवेशन के दौरान दीवानी मामलों में गिरफ्तारी से छूट। और तीसरी है सम्राट से व्यक्तिगत तौर पर मिलने का अधिकार। ये अधिकार जो है वो कॉमन सभा के सदस्यों को प्राप्त नहीं है। कॉमन सभा के सदस्य सम्राट से सामूहिक तौर पर मिल सकते हैं और लॉर्ड सभा के सदस्य सम्राट से व्यक्तिगत तौर पर है वो मिल सकते हैं।
अब आगे है लोकसभा का अधिवेशन। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि दोनों सदनों के अधिवेशन एक ही साथ वो होते हैं और अधिवेशन होता है वर्ष में एक बार। और अब है गणपूर्ति, यानी सदन की कार्रवाई चलाने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या। लोकसभा के सदस्य जो हैं वो सदन की कार्रवाई में कम ही रुचि रखते हैं, इसलिए लोकसभा की गणपूर्ति की सीमा है वो बहुत कम रखी गई है। लोकसभा की गणपूर्ति केवल 3 सदस्यों से ही पूरी है वो होती है, लेकिन यदि किसी विधेयक पर जो है वोटिंग होती है, मतदान होता है, तब 30 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है वो होती है। और अब है लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष को लाउड स्पीकर कहा जाता है और लाउड स्पीकर वही काम करता है जो कॉमन सभा का स्पीकर करता है, यानी सदन की कार्रवाई का संचालन करता है, सदन में वाद विवाद को नियंत्रित करता है और सदन में अनुशासन बनाए रखने का काम लाउड स्पीकर है वो करता है। और लाउड स्पीकर का चुनाव यह सदन स्वयं ही है वो करता है। इस प्रकार लोकसभा ब्रिटेन के लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक अलोकतांत्रिक सदन है। ये कई दृष्टिकोण से अलोकतांत्रिक है। इसका कोई भी सदस्य जनता के द्वारा निर्वाचित नहीं होता, इसलिए अलोकतांत्रिक है। और ये भी माना जाता है कि यह कार्य पद्धति के आधार पर भी अलोकतांत्रिक है, क्योंकि इसमें जो है बहुत कम सदस्यों की उपस्थिति में ही विधायी कार्य है वो किया जाता है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यह सदन जो है वो उद्देश्यों की दृष्टि से भी अलोकतांत्रिक है, क्योंकि प्राय माना जाता है कि लोकसभा जो है वो ब्रिटेन में जो अल्पसंख्यक पूंजीपति और कुलीन वर्ग के लोग हैं उन्हीं के हितों की बात करती है, इसीलिए इसको उद्देश्यों की दृष्टि से भी अलोकतांत्रिक सदन माना जाता है। अब बात करते हैं ब्रिटिश संसद की शक्तियों की। तो अभी मैंने पहले आपको बताया था कि ब्रिटेन में संसद संप्रभु है, संसद शक्तिशाली है और संसद की विधायी शक्तियाँ सर्वोच्च हैं। और संसद की जो शक्तियाँ हैं उन शक्तियों का जो प्रयोग है वो वास्तव में कॉमन सभा ही करती है, चूंकि लोकसभा शक्तियों की दृष्टि से एक दुर्बल सदन है। तो संसद की शक्तियों को अपन जो है वो कई भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले विधायी शक्तियाँ, चूंकि संसद का मुख्य काम जो है वो कानून निर्माण का ही होता है, इसलिए इसकी मुख्य शक्ति विधायी शक्ति है, कानून बनाने की शक्ति है। और कानून बनाने के क्षेत्र में जो संसद की शक्तियाँ असीम हैं, जिनकी कोई सीमा नहीं है, वह किसी भी प्रकार का कानून बना सकती है, वह संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकती है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। अब दोनों सदनों की बात करें कानून निर्माण के क्षेत्र में, तो साधारण कानून निर्माण में कॉमन सभा की शक्ति ही निर्णायक होती है। लोकसभा को कोई विशेष शक्ति इसमें प्राप्त नहीं है। यद्यपि कोई भी साधारण विधेयक कॉमन सभा में पेश हो सकता है और लोकसभा में प्रस्तुत है वो हो सकता है, लेकिन उसको पारित करने में निर्णायक शक्ति जो है वो कॉमन सभा को ही प्राप्त है वो होती है। लोकसभा केवल साधारण विधेयक को 1 वर्ष का विलंब है वो कर सकती है। कॉमन सभा में विधेयक आता है और यदि लोकसभा 1 साल तक उसको पारित नहीं करती है, रिजेक्ट कर देती है, तो कॉमन सभा उसको यदि 1 साल के बाद दोबारा पारित कर देती है तो उसको लोकसभा में पारित मान लिया जाता है। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि साधारण विधेयक के क्षेत्र में लोकसभा को केवल 1 वर्ष का विलंब करने का ही अधिकार प्राप्त है। अब बात करते हैं वित्त विधेयक की। कोई भी वित्त विधेयक है या नहीं, इसको प्रमाणित करने का कार्य कॉमन सभा का स्पीकर ही करता है। और यदि कोई विधेयक वित्त विधेयक के रूप में प्रमाणित हो जाता है तो फिर वो वित्त विधेयक जो है वो कॉमन सभा में ही पेश होता है, वो लोकसभा में पेश नहीं होता। लोकसभा वित्त विधेयक पर कोई सुझाव दे सकती है, संशोधन दे सकती है, लेकिन उसको मानना या नहीं मानना कॉमन सभा का काम होता है। यदि लोकसभा किसी भी वित्त विधेयक को है वो रिजेक्ट नहीं कर सकती, वो उसको अधिकतम 1 माह तक रोक सकती है। और यदि वो 1 माह तक पारित नहीं करती है तो कॉमन सभा उसको उसी रूप में पुनः पारित कर देती है, तो उसे लोकसभा में पारित
मान लिया जाता है। तो इस प्रकार वित्तीय मामलों में लोकसभा केवल किसी विधेयक को पारित होने में 1 माह का विलंब कर सकती है। अब बात करते हैं अपन कार्यपालिका शक्तियों की। कार्यपालिका जो है वो कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। यद्यपि जो दोनों सदन जो हैं कार्यपालिका से प्रश्न पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न पूछकर उस पर नियंत्रण है वो रख सकते हैं, लेकिन कार्यपालिका को हटाने का जो अधिकार है वो केवल निम्न सदन यानी हाउस ऑफ कॉमन्स को ही प्राप्त है, लोकसभा को प्राप्त नहीं है। कॉमन सभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर कार्यपालिका को पदमुक्त कर सकती है और ये अधिकार वहाँ लोकसभा को प्राप्त नहीं है। तो इस प्रकार विधायी क्षेत्र हो, चाहे कार्यपालिका का क्षेत्र हो, चाहे वित्तीय क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में ब्रिटेन में कॉमन सभा की शक्तियाँ निर्णायक है वो होती हैं। दोनों सदनों में कॉमन सभा को ही अधिकतम और निर्णायक शक्तियाँ प्राप्त हैं। शक्तियों की दृष्टि से जो लोकसभा की स्थिति है वो दुर्बल है और ब्रिटेन की लोकसभा को इसी कारण दुनिया का सबसे दुर्बल उच्च सदन है वो माना जाता है। धन्यवाद।